नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का यह मास्टर क्लास है और इस मास्टर क्लास में हम घटना चक्र की बुक के फ्लो चार्ट के द्वारा पूरी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि उनको भी अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के संवैधानिक विकास के विषय में। भारत के संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो ये प्रारंभ होता है रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि आया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और इसको पारित करने के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार और कुप्रशासन व्याप्त था। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, प्रशासन उसका ठीक से नहीं चल पा रहा था। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया, जो कि पारित किया गया था 1773 में। ठीक है, अब जरा नज़र डालते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें प्रावधान थे कि जो दो प्रेसिडेंसियां थीं, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। याद रखेंगे किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके अलावा बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान देंगे, बंगाल का गवर्नर, उसे पहले केवल क्या कहा जाता था? गवर्नर कहा जाता था। लेकिन जब से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यानी पहले गवर्नर होता था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। ठीक है, 1774 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आता है 1784 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके प्रावधानों पर नज़र डालें तो कंपनी के मामलों में जो सरकारी नियंत्रण था उसमें वृद्धि हो जाती है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, यानी कंपनी जो भी अपने कामकाज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी क्रियाकलाप थे उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण बढ़ जाता है और इसके साथ साथ नियंत्रण बोर्ड का गठन भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया। नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था, आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति इसी एक्ट के द्वारा अपनाई गई, यानी कि कंपनी जो भी व्यापार करेगी, जो भी ट्रेड करेगी, उसमें गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, वो दोनों कार्य करती थी, यानी व्यापार तो करती थी और सबसे पहले व्यापारिक उद्देश्य से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। लेकिन धीरे धीरे इसका जो उद्देश्य था वो भारत पर शासन करना हो गया, यानी वो भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, ये किस एक्ट में प्रावधान थे? ये पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान थे। इसके बाद में आता है आपका 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार 1786 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। यानी 1786 के अधिनियम ने जो गवर्नर जनरल, जो पहले सिर्फ गवर्नर होता था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1786 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए कि वह अपनी जो काउंसिल है, परिषद है, उसका जो भी डिसीजन होगा उसको रद्द कर सकता है और उसके स्थान पर अपने खुद के डिसीजंस को लागू कर सकता है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे चार्टर एक्ट 1813 की तरफ। 1813 के चार्टर के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इससे आप क्या समझते हैं
कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी मुक्त रूप से व्यापार करती थी और पूरे व्यापार पर उसका एकाधिकार था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो है भारत में ट्रेड नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत के व्यापार पर कंपनी का अकेला अधिकार नहीं रहेगा, यानी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया कि चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था, चाय और चीन के साथ जो भी ट्रेड होता था उसको यथावत रखा गया, यानी जैसा स्थिति पहले थी वैसे ही बाद में रखी गई, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके साथ साथ इसी एक्ट के तहत यानी चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और उनके राजस्व पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी 1813 में जब ये चार्टर एक्ट आया था, इस समय अवधि के बाद में अगले 20 सालों तक जो कंपनी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारतीय प्रदेशों पर उसका अधिकार रहेगा, नियंत्रण रखेगा। और इसके साथ साथ जो भी रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे, यहाँ से जो भी राजस्व इकट्ठा करेंगे, उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा प्रथम बार सबसे पहली बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया, और ये जो सीमा थी वो थी प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपए। हर वर्ष लगभग 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान भी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, कमर्शियल जितने भी अधिकार थे कंपनी के, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। ठीक है, यानी पहले ये व्यापार पर निर्भर रखते थे, ट्रेड ही इनका कार्य था। लेकिन 1833 के चार्टर के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करेगी। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यानी पहले गवर्नर होता था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो गवर्नर जनरल होता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 से पहले जो गवर्नर जनरल होता था वो केवल बंगाल प्रेसिडेंसी का होता था, और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, यानी जो कानून का जानकार हो, ऐसे एक सदस्य को सम्मिलित किया गया। और इस संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधि सदस्य सम्मिलित किया गया था वो पहला सदस्य कौन था, तो वो था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद का सबसे पहला विधि सदस्य था मैकाले। इसके साथ साथ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार जो था वो छीन लिया गया। ठीक है, पहले बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो स्वतंत्र थी अपने अपने कानून बनाने के लिए, तो उनका जो कानून बनाने का अधिकार था वो इस एक्ट के द्वारा छीन लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। चार्टर एक्ट 1853 में क्या प्रावधान थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य जो पदाधिकारी थे उनका वेतन निश्चित कर दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके जितने भी अधिकारी होते थे उनका जो सैलरी थी वो निश्चित कर दी गई, और यह बताया गया कि जो भी वेतन होगा इनका वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दे होगा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जो भी अन्य क्रियाकलाप हैं उनके लिए जो धन या मनी या पैसा की ज़रूरत पड़ेगी वो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। डायरेक्टर जो होते थे कंपनी के, उन डायरेक्टरों की संख्या पहले 24 होती थी, 24 से घटा करके 18 कर दी गई। 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने, ये प्रावधान इसमें लाया गया। पहले 24 सदस्य हुआ करते थे डायरेक्टरों के, जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे उसमें 24 सदस्य होते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा 1853 के चार्टर के द्वारा उनकी संख्या 18 कर दी गई। अब बचे जो 6 सदस्य थे उनका जो चयन था वो किस तरीके से किया जाना था, उनका चयन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाना था। ब्रिटिश क्राउन का अर्थ यहाँ पे है जो भी अंग्रेज़ इंग्लैंड का राजा होता था उसके द्वारा वे 6 सदस्य जो थे वो नामित किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या प्रावधान किए गए, इसके द्वारा भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था, पहले जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी के हाथ में था, और ईस्ट इंडिया कंपनी से इस पूरे प्रशासन के कंट्रोल को, नियंत्रण को छीन लिया गया, और ये किसको दे दिया गया, जो भी ब्रिटेन का राजा होता था या ब्रिटेन क्राउन जो होता था उसको दे दिया गया। ठीक है, आप समझेंगे।
भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्या विशेष परिवर्तन हुआ था कि जो प्रशासन था, भारतीय प्रशासन, वो पहले कंपनी के हाथ में था और कंपनी के हाथ से छीन करके ये पूरे प्रशासन का अधिकार, पूरे प्रशासन के नियंत्रण का अधिकार ब्रिटेन के राजा को दे दिया गया। इसके साथ साथ भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दिए गए। ठीक है, यानी भारत के राज्य सचिव, ये एक नया पद बनाया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम अब क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ये पूरी प्रोसेस आप समझें, सबसे पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, उसके बाद में उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, फिर उसके बाद में उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया और भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर उसका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, जो वायसराय होता था वो भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा के सीधे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की तरफ चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को, जो कि अब भारत का गवर्नर जनरल होता था, उससे अब वायसराय बना दिया गया। तो वायसराय को इस अधिनियम के द्वारा आपातकाल में या इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया कि जो भी अध्यादेश वायसराय के द्वारा लागू किया जाएगा उसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी, यानी अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकता है। इसके अलावा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, और इसके लिए जो विभागीय प्रणाली थी वो किसके अधीन कर दी गई, लॉर्ड कैनिंग के अधीन। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। बम्बई और मद्रास जो प्रांत थे, इनसे कानून बनाने के अधिकार छीने गए थे, इनको दोबारा से वो सारे अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसके लिए जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनको अपने लिए कानून बनाने का अधिकार वापस मिल गया। इसके साथ साथ ये कानून बनाकर उसमें संशोधन भी कर सकते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में बात करें तो इसने यह प्रावधान किए कि जो विधान परिषद होती थी, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। किसके द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसके अलावा सार्वजनिक हित के जितने भी मामले होंगे, विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा सीमित अर्थों में हम कह सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा कहीं न कहीं जो निर्वाचन पद्धति थी या निर्वाचन प्रणाली थी, उसकी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में ही सही लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले और मिंटो यहाँ पे 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसा कि अभी आप पढ़ रहे थे, एक नया पद सृजित किया गया था भारतीय राज्य सचिव का। तो जो मार्ले नाम आपको दिख रहा है, ये मार्ले जो थे ये भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय पर भारत के वायसराय थे। ठीक है, दोनों के सहयोग से ही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित हुआ था। इसी वजह से इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, यानी कि अपने संप्रदाय के आधार पर चुनाव की, निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की जाती है। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। हालांकि बेशक इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर किसी भी प्रकार का वोट देने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। अब मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके संबंध में कुछ प्रमुख कथन भी कहे जाते हैं। जैसे गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात इसमें की गई थी, धर्म के आधार पर चुनाव पद्धति के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। वहीं रैमजे मैकडोनाल्ड ने भी इस एक्ट के बारे में कहा है कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा अल्पकालीन समझौता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखती हैं, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सीधे कभी कभी जो कोटेशंस हैं भारतीय महापुरुषों की, जो इतिहासकार थे या फिर महापुरुष थे, उनकी जो कोटेशंस हैं पार्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, वहाँ से कोटेशंस भी लगातार पूछ ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है,
ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। जैसा कि अभी हम मार्लियामेंटो सुधार के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी दो व्यक्तियों के नाम थे, यहाँ पे भी दो व्यक्तियों के नाम हैं, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू उस समय पर भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसराय थे। तो दोनों ने मिलकर के ये जो अधिनियम था इसको पारित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत में जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ होता है, ठीक है। और सबसे पहली बार उत्तरदायी शासन के बारे में इसमें बताया गया। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी शासन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, भारतीय लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, इन शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। प्रांतों के जो विषय थे या प्रांतों के जो मामले होते हैं, मसले होते हैं, उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, ठीक है। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। और इस पूरे एक्ट का आधार जो बनी थी वो थी मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर ये भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा ही सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया था। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन के बारे में इस एक्ट में ये प्रावधान थे कि जो द्वैत शासन, इससे पहले एक्ट में आप पढ़ रहे थे कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ये इसका प्रमुख प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी, यानी उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्री कर दिया कि आप अपने हिसाब से अपने कानून बना सकते हैं, अपनी शासन व्यवस्था को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन के लिए बाध्य किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में कि इसमें क्या प्रावधान थे। इसमें प्रावधान थे कि सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडल जो थे, इनका इसमें विस्तार किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को लेकर है कि आज के समय में, मॉडर्न एरा में, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आधार पर हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो प्रचलित है या चल रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70 to 80% हिस्सा जो है वो किससे निकला हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। इसीलिए इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को हम कहीं ना कहीं लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं। इसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदन की व्यवस्था की गई, यानी राज्यसभा और लोकसभा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें दो सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस द्विसदनीय जो प्रणाली थी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही प्रकाश में आई थी। इसके अलावा इसी एक्ट के द्वारा केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जो कि की गई थी 1937 में। इस एक्ट के बारे में कुछ जो है इसमें कोटेशंस हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है यह एक कार की तरह है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। इसके साथ साथ इसे गुलामी का अधिकार भी कहा था, दास्ता का आज्ञापत्र भी कहा था, ठीक है। राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में समाहित किया गया था इसको भारत के संविधान में 1950 में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 को उसमें क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि इसको बाद में स्वीकार किया गया और आज का जो संविधान है इस संविधान का लगभग 70 से 80% हिस्सा भी इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके बाद में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा क्या किया गया था? अविभाजित ब्रिटिश भारत। अविभाजित ब्रिटिश भारत से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? वह भारत जिस पर ब्रिटेन का आधिपत्य था और वो किसी भी रूप में कहीं से भी विभाजित नहीं था। यानी आज के समय में जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो ये सभी को मिला करके इसको हम बोलते थे अविभाजित ब्रिटिश भारत। इसका विभाजन कर दिया गया और भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई।
15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद हुआ था और जब भारत को स्वतंत्रता मिली तभी से ब्रिटेन की जो संप्रभुता थी भारतीय राज्यों के ऊपर या भारतीय रियासतों के ऊपर वो समाप्त हो गई। दोनों ही अधिराज्य, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों ही अधिराज्यों को संविधान निर्मात्री सभा दोनों की अलग अलग थी और दोनों को ही अधिकार दे दिया गया कि आप अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अपना संविधान बना सकते हैं। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दे दी गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो दोनों अधिराज्य थे भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को ये छूट दे दी गई कि आप चाहें तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन रहकर अपना जो है शासन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे अलग भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जिस भारत राज्य सचिव के बारे में अभी हम बात करते चले आ रहे हैं, वो भारत राज्य सचिव का जो पद था वो इसी एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसके साथ साथ परमा को भारत से अलग कब किया गया था? 1937 में। सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? अभी अब पढ़ रहे थे कि उत्तरदायी शासन का जो स्पष्ट विवरण भारत सरकार अधिनियम 1919 में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने करी थी? स्वराज पार्टी ने, ठीक है, मई 1934 में, ठीक है। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और इसके अलावा CR दास, ठीक है, देशबंधु जो चित्तरंजन दास थे, उनके द्वारा संविधान स्वराज पार्टी की जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? ऐसा पहला जो मत दिया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन भी होना चाहिए, वो दिया था MN रॉय ने 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में, ठीक है, और किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी किस प्रक्रिया के तहत? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना जो कि आई थी 1946 में, इसके द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। इसके संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें महिलाओं की संख्या थी 15। वहीं अगर बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन या 11 मीटिंग्स हुई और इसी संविधान सभा के द्वारा जो संविधान था हमारा, उसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत का मतलब है उसको स्वीकार कर लिया गया। वहीं बात करें संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं अध्यक्ष और समितियों के बारे में। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अंतर्गत जितनी भी समितियां थीं उनका कार्य क्या क्या था, उनके अध्यक्ष कौन थे, इन सभी चीज़ों पर एक बार चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की समितियों के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति, इसके अलावा संचालन समिति, ठीक है। ये 2 कार्य इनको दिए गए थे। सरदार पटेल की बात करें तो ये 3 समितियों के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ठीक है, संघ से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं, संघ शक्ति समिति या फिर संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रारूप समिति, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये हो गई आपकी समितियां और उनके अध्यक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसका जो परिणाम निकला था 296 सीटों पर, ब्रिटिश भारत की 296 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को मिली थी? कांग्रेस को 208। मुस्लिम लीग को इसमें से 73 सीट्स मिली थी और 15 सीट जो थी वो अन्य के खाते में गई थी। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अभी बता रहे थे, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी और इसीलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्ताव जो पेश किया था वो कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम शब्द के आप मतलब समझें तो अंतरिम का मतलब अंतिम नहीं होता है, यानी कि आप जब तक अपने अंतिम मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं, जब तक आप फाइनल रिजल्ट की तरफ नहीं पहुंचे हैं, तो उससे पहले काम चलाऊ सरकार के रूप में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, उन्हें अंतरिम कहा जाता है। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299। भारत के विभाजन से पहले ये 389 थे और जब भारत का विभाजन हो गया था 2 अधिराज्यों के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो जो 100 सदस्य थे 90 सदस्य जो थे वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, वो पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती हैं चीज़ें। तो अविभाजित भारत में कितने थे? 389 थे और जब भारत का विभाजन हो गया था तो 299 सदस्य बचे थे। प्रारूप समिति को थोड़ा सा और बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। प्रारूप समिति गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्य थे कुल 7, ठीक है, अध्यक्ष को जोड़ करके, और अध्यक्ष आप बताइए आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन से थे? डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। इसमें एक प्रश्न आता है बड़ा इम्पोर्टेंट सा कि जो बी.एल. मित्र थे और डी.पी. खेतान थे, ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं रहे। किसी भी कारणवश इनकी मृत्यु हुई या ये पद से हटे, तो बी.एल. मित्र का स्थान लिया था एन माधवराव ने और डी.पी. खेतान की असमय मृत्यु हो जाने के कारण इनके जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र का स्थान किसने लिया था? एन माधवराव ने, और डी.पी. खेतान का स्थान किसने लिया था? टी.टी. कृष्णमाचारी ने। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे, यानी जब उनका चुनाव हुआ था तो जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है या एक प्रतिनिधि होता है वो कितनी जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था? तो 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, यानी प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। ये जो रेशियो था वो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इसके सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों के नाम कभी पूछ लिए जाते हैं, तो तीनों को आपको याद रखना है। संविधान सभा के बारे में कोटेशन है ग्रीनविले ऑस्टिन की कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये जो कोटेशन है वो ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा की गई है। और किसके बारे में कहा गया है ऐसा? संविधान सभा के बारे में। प्रारूप समिति गठन आप पढ़ चुके हैं 29 अगस्त 1947 को। इसके अलावा एक प्रश्न आता है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय के रूप में। ये जब आप भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे तो आप वहाँ पे आपको देखा होगा कि जो सबसे पहले होता था वो बंगाल का गवर्नर होता था, गवर्नर के बाद में गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के बाद में भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के बाद में भारत का वाइसराय। ठीक है, इस तरीके से ये जर्नी जो है चली थी। तो इसी संबंध में जो कुछ गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, वाइसराय हैं, ये कब से कब तक और कहाँ के गवर्नर जनरल या वाइसराय रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल के गवर्नर रहे 1758 से 60 तक, और उसके बाद में फिर दोबारा से बंगाल के गवर्नर चुने जाते हैं 1765-67 में। ठीक है, वहीं वारेन हेस्टिंग्स की बात करें 1772-74 के समय पर ये बंगाल के गवर्नर बनाए गए, और इसके बाद में 1774
से लेकर के 85 के बीच में ये गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। वहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो 1828 से 1834 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और फिर 1834 से 35 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। लॉर्ड कैनिंग की बात करें 1856 से लेकर के 1858 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे, और इसके बाद में 1858 को गवर्नर जनरल को काय में टर्मिनेट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया वायसराय के रूप में। तो 1858 से लेकर के 1862 तक ये भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब आता है लॉर्ड माउंटबेटन। अगस्त 1947 से जून 1948 तक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस समय पर भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे माना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, याद रखेंगे। ये कब की बात हो रही है, जब भारत आज़ाद हो गया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसके बाद में सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जून 1948 से लेकर के जनवरी 1950 तक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी कि सी राजगोपालाचारी के बाद में ये जो पद था गवर्नर जनरल वाला, ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये आज़ाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल गवर्नर होते थे वो सब अंग्रेज़ होते थे। ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, और इसके साथ साथ ही ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे, क्योंकि इनके कार्यकाल के बाद में ये पद जो है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके प्रारूप पर जो फॉर्मेट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पर कितने दिन बहस हुई थी संविधान सभा में, 114 दिन। इसके अलावा भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना खर्चा आया था, तो 63,96,729 रुपये का खर्चा इसमें आया। कुल वाचन या कुल मीटिंग इनकी कितनी हुई थी, 3 मीटिंग हुई थी। संविधान जो था हमारा हमने कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसे कब लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। अब बात कर लेते हैं 26 अक्टूबर 1946 को भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें किस किस नेता के पास में कौन कौन सा मंत्रालय था, कौन कौन सा विभाग था। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू थे, इनको कौन कौन से विभाग दिए गए थे, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंधी जितने भी मामले थे वो इनके अंतर्गत आते थे। वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण और गृह मंत्रालय, ठीक है, दिया गया था। या हम कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार में भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया, यानी कि जो पहले वित्त मंत्री थे भारत के वो कौन थे, लियाकत अली थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया, यानी कानून से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट था वो जोगेंद्र नाथ मंडल के अंडर था। अब्दुल रब निश्तर को रेल मंत्री बनाया गया था पहला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। डॉक्टर CH भाभा, ठीक है, इनको कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, और I चुंदरीगर को जो है वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। तो ये थी अंतरिम सरकार जो कि गठित हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। हमारे संविधान के स्रोतों के बारे में एक बार नज़र डालते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, अभी हम पढ़ रहे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का 70 to 80% जो संविधान है वो लिया गया है। इसके साथ साथ अपनी जो बचा कुचा संविधान है वो विश्व के कई देशों से उसमें प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ से प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कौन से देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं। USA से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, उद्देशिका का विचार, यानी कि भारत की एक उद्देशिका होगी। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे उद्देशिका की बात हो चाहे प्रस्तावना की बात हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना होगी ऐसा विचार USA से लिया गया। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, यानी किसी भी फैसले की फिर दोबारा से अवलोकन करना, उसको फिर दोबारा से चेक करना, ठीक है, यानी किसी को सज़ा दे दी गई
और हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो, डिसीजन गलत ले लिया गया हो, तो इस तरीके से किसी आधार पर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है, जज के फैसले को दोबारा से अवलोकित किया जाता है। तो ये जो विचार था ये भी यूएसए से लिया गया। न्यायपालिका हमारी कैसी है? स्वतंत्र है, किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है, फ्री जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी यूएसए से ली गई। इसके अलावा मूल अधिकार हो गए और उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के में, ये प्रक्रिया भी यूएसए से ली गई है। इंग्लैंड से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है। और ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। विधि का शासन यानी कानून का शासन सर्वोपरि होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, हमारे देश में एक प्रकार की नागरिकता दी जाती है, ठीक है। इसके विपरीत यूएसए की बात करें तो वहाँ दो तरह की जो है सिटीजनशिप होती हैं। वहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, वो सिर्फ भारत की नागरिकता होती है। यानी हमारी जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ साथ द्विसदनीय प्रणाली, राज्यसभा लोकसभा यानी निम्न सदन और उच्च सदन, ये प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी इसी तरह 2 सदन होते हैं। विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिक, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ब्रिटेन के संविधान थे, भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। रूस, जिसे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, रूस से संविधान में क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में जो न्याय, हमारे जो संविधान है उसमें न्याय के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इन तीनों तरह के न्याय की जो परिभाषा है, तीनों तरह के न्याय की जो पूरा मटेरियल है, ये सब कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत में क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है। उद्देशिका की लैंग्वेज, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है, भाषा वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम पढ़ रहे थे उद्देशिका का विचार, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन उद्देशिका की जो लैंग्वेज है ये कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लैंग्वेज का मतलब आप ये समझें, जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा, भाषा का तात्पर्य यह है कि वो किस तरीके से लिखी गई, उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, वो सारी बातें भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी बताई गई हैं। तो उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन विचार कि हमारे देश के संविधान में एक प्रस्तावना भी होगी, ऐसा विचार यूएसए से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये सभी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमारे देश के संविधान में सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है, ये भी कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र में ही समाहित रहेंगी, केंद्र में ही निरहित होंगी, ये भी कनाडा से प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ होता है एकल संक्रमणीय, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। दोबारा सुनेंगे, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा हमारे यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये जो प्रावधान है ये पूरा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये भी प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। हमारे देश में राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है उनका, ये प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की जाती है ये जापान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान में आपात यानी इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं, आपातकाल के जो प्रावधान हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं।
और जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है किसका है? यूएसए का। यानी पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश ने अपना संविधान लिखा था? तो वो था यूएसए का। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के विषय में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना का रूप लेता है। इसको प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न पूछा जाए कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है इसे कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। बात करते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ से हमेशा एक प्रश्न आता है। मूल तत्व यानी जिन चीज़ों के बारे में हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है उनको एक बार नज़र डालते हैं। उसमें बताया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवादी व्यवस्था है, पंथ निरपेक्षता का पालन करता है, और हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये इसके मूल तत्व हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम जो लोग हैं वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हमारे पास हर चीज़ की पावर है, हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। दूसरी चीज़, हमारी सोच जो है वो समाजवाद है, समाज को साथ लेकर चलने वाली सोच का हम पालन करते हैं। इसके साथ साथ भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से आदर करने वाला है, मानने वाला है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक गणराज्य है। जो हमारा गणराज्य है वो कैसा है? लोकतंत्र से बना हुआ है। यहाँ पर जनता के द्वारा ही जो है अपना नेता चुना जाता है। उद्देशिका की विषय वस्तु की बात करें, विषय वस्तु में मूल तत्व आप पढ़ चुके हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता के बारे में बताया गया है? तो 2 तरह की समता के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, सभी को प्रतिष्ठा की समानता दी जाएगी, अवसर भी सभी के लिए समान है। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते उनसे किसी दूसरे को कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, तो अभिव्यक्ति कर सकते हैं हम, ये फ्रीनेस हमको दी गई है। किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म को अनुसरण करने की हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ विश्वास करने की स्वतंत्रता देता है। इसके साथ साथ हमें किसी भी धर्म से संबंधित उपासना या पूजा करने की स्वतंत्रता भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय प्रस्तावना को पढ़कर हम जब देखते हैं तो उसमें कुछ वर्ड आते हैं, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। ये तीनों शब्द जो थे, भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 शब्द शामिल किए गए। वे शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इसके साथ साथ जो संविधान की प्रस्तावना है इस पर उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, उच्चतम न्यायालय के कुछ विचार हैं कि दोनों विचारों में क्या बताया गया है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसके 2 अलग अलग केस थे। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, इन दोनों वाद्यों में संविधान का एक अभिन्न हिस्सा किसको माना गया? उद्देशिका को माना गया। और ये किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने। यानी उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कौन कौन से 2 मामलों में, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इन दोनों वादों में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। बल्कि बेरूबारी वाद जो मामला था, इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये केस पहला है, ये दोनों बाद के हैं। आज की बात करें तो आज भी उद्देशिका या प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग मानी जाती है। ठीक है, यानी ये वाद योग्य नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी जो मूल ढांचा है इसका, इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसके मूल ढांचे को किसी भी रूप में खंडित नहीं किया जा सकता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 32 के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या माना है? भारतीय संविधान की आत्मा माना है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना को हम पढ़ रहे थे। ये जो आपके सामने दे रखी है ये भारतीय के संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न और आता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उद्देशिका या प्रस्तावना है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये जो पूरा मटेरियल नीचे दे रखा है वो सब अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ कहाँ से होती है, तो ये भी पूछा जाता है। उसमें एक ऑप्शन में ये भी डाल देगा, हम भारत के लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। दूसरी चीज़, संविधान की जो शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं? भारतीय लोगों में निहित हैं, क्योंकि इसका जो प्रारंभ है संविधान की प्रस्तावना का वो कहाँ से होता है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भारत की संविधान की जो पावर्स हैं वो भारत के लोगों में ही निहित हैं। अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं और कौन सी अनुसूची में कौन कौन से विषय दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? जितने भी पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, राष्ट्रपति या और दूसरे जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन या भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची बताती है उच्चाधिकारियों या राष्ट्रपति या जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप कैसे होने चाहिए, उनके फॉर्मेट कैसे हैं, उनके बारे में बताती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, किस स्टेट के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित की जाएंगी, ये चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, इसमें नियम दिए गए हैं। किसके नियम दिए गए हैं? कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जितने भी अनुसूचित जनजातियां हैं, उन पर किस तरीके से प्रशासन किया जाएगा, किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा, उसके बारे में जो भी नियम है वो 5वीं अनुसूची में है। 6वीं अनुसूची में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों सूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों विनियमों का विधि मान्यकरण बताया गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, यानी कोई भी नेता दल अपना जो दल है वो परिवर्तन करता है और इससे जो दूसरा दल है उसको किसी भी प्रकार का कोई हानि या नुकसान होता है तो इस दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में बताया गया है पंचायतों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, पंचायतों के बारे में या ग्राम पंचायतों के बारे में 11वीं अनुसूची में प्रावधान दिए गए हैं। वहीं जो नगर पालिकाएँ होती हैं ये इनसे संबंधित जितने भी उपबंध हैं, नियम हैं, ये 12वीं अनुसूची में बताए गए हैं। ठीक है, तो ये होगी अनुसूची। शासन प्रणाली पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक फ्लोचार्ट के द्वारा दोनों समय के प्राचीन काल में और मॉडर्न एरा में जो शासन प्रणाली है उसकी कंपेयरिंग की गई है। प्राचीन समय में जो हमारी शासन प्रणाली होती थी वो राजतंत्र होती थी। राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन होता था, जो शासक होता था वही राजा होता था। ठीक है, और राजा का जो पद होता था वो कैसा होता था? आनुवंशिक होता था और पूरी सत्ता की जो पावर होती थी, स्रोत होता था
जो पावर का, वो भी राजा होता था। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया, कतर, भूटान, ये सारे देशों में जो है राजतंत्र की प्रणाली आज भी पाई जाती है। वहीं आधुनिक रूप की बात करें तो आधुनिक रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय जो प्रणाली है शासन की, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो शासक होता है वो या तो प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है वो किसी भी रूप में आनुवंशिक रूप से नहीं होती है, ये पद योग्यता पर आधारित होती है। ठीक है, और सत्ता का पूरा जो सोर्स होता है, या हम कह सकते हैं पावर का जो सोर्स है, वो जनता है। जनता ही अपना शासक चुनती है, जबकि इसके विपरीत जो राजतंत्र होता था उसमें जनता के द्वारा अपना शासक नहीं चुना जाता था। वो पद कैसा होता था? अनुवांशिक होता था। तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं लोकतंत्र के? अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, कनाडा, फ्रांस, इन देशों में लोकतंत्र की प्रणाली प्रचलित है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली के मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं? लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है अध्यक्षीय और दूसरी होती है संसदीय। अपने यहाँ पे कौन सी है? संसदीय वाली है। ठीक है, अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें राज्य का प्रमुख, सरकार का प्रमुख दोनों ही, यानी राष्ट्राध्यक्ष हो चाहे शासनाध्यक्ष हो, दोनों ही क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और ये ही राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? USA। यानी USA में जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, ये राज्य का भी प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है, या हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल पर्सन जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। इसके विपरीत जब हम संसदीय शासन प्रणाली की तरफ चलते हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का राष्ट्र प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली में दो स्थान होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। सरकार का मुखिया जो होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, और प्रधानमंत्री ही राज्य का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन कौन से हैं? ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन और भारत दोनों में ही संसदीय शासन प्रणाली प्रचलन में आती है। किसी भी राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं 4। ठीक है, किसी भी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? 4 हैं। महत्वपूर्ण तत्वों से आपका क्या मतलब है कि किन तत्वों के द्वारा, जिस तरीके से घर का निर्माण ईंट के द्वारा, सीमेंट, गाटर, सरिया, लोहा, इन सारी चीज़ों से मिलकर के एक घर का, दीवार का निर्माण होता है, उस तरीके से जो राज्य होता है, स्टेट होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले चाहिए एक ज़मीन। ठीक है, ज़मीन होगी तो उस पर, अब केवल ज़मीन से ही राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो ज़मीन के साथ साथ और क्या चाहिए? लोग चाहिए। ठीक है, ज़मीन पर रहने वाले लोग होंगे तभी तो बात बनेगी आगे जाके। तो ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि भूभाग होना चाहिए। इसके अलावा लोग होने चाहिए। लोग का मतलब है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या होने से भी काम नहीं चलता है। तीसरे नंबर पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? संप्रभुता, मतलब उन सभी में आपस में मेल जोल की भावना हो, और जब सब में आपस में मेल जोल की भावना होगी तो किसका निर्माण होगा? सरकार का निर्माण होगा। ठीक है, तो राज्य, जब ये सरकार का निर्माण हो जाएगा तो फिर राज्य का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे, मैंने अभी आपको बताया था। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? ब्रिटेन में। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जनता, क्योंकि जनता ही अपना शासक या नेता चुनती है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो राज्य है इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होने के साथ साथ इस राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, यानी ये राष्ट्रपति वैसे ही नहीं आ जाता, इसको चुन करके लाया जाता है। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? G. ऑस्टिन ने कहा है। इसके साथ साथ भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है? KC वियर ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको क्या कहते हैं? हम तिरंगा कहते हैं। अभिकल्पनाकर्ता हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो कल्पना की थी कि हमारे देश में एक ध्वज भी होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, तो पिंगली वेंकैया जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पना करता थे। लंबाई चौड़ाई के रेशियो की बात करें तो 3:2 के अनुपात में भारतीय जो ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, वो बटा होता है।
इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी पट्टी में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बीच में सफ़ेद रंग होता है जिसे शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। सबसे नीचे हरा रंग होता है, इसे हम उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तीनों पट्टियों में से जो बीच वाली पट्टी होती है उस पर एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है। इस चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। इसे किसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है? प्रगति और न्याय का प्रतीक। ठीक है, जो चक्र होता है बीच वाली पट्टी पर बना होता है, सफ़ेद पट्टी पर, इस चक्र को न्याय एवं प्रगति का प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस चक्र को या इस प्रतीक को कहाँ से लिया गया था? तो इसे अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अब हमारा जो राज चिन्ह है वो क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ, जैसे सारनाथ वाला जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। इस पर कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं? सत्यमेव जयते इस पर लिखा है। प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते सबसे पहले किस उपनिषद में देखने को मिलता है? मुंडको उपनिषद में। ठीक है, और भारत का जो राज चिन्ह है इसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसमें जो सिंहों की संख्या या शेरों की संख्या कितनी है? 4। जैसे आपने नोट पर देखा होगा एक शेर की आकृति बनी होती है, तो जब हम सामने से उसको देखते हैं तो हमें सिर्फ उसके 3 ही चेहरे दिखाई देते हैं, 3 ही मुंह उसके दिखाई देते हैं, एक फ्रंट वाला, सामने वाला, एक लेफ्ट और राइट में। अब बोलेंगे आप तो 3 दिखाई दे रहे हैं तो 4 कहाँ से हो गए? तो एक चौथा वाला जो फ्रंट के सामने होता है तो प्रिंट होता है तो पीछे वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर शेरों की संख्या 4 होती है। नीचे अंकित कौन कौन से चिन्ह हैं? दाएं जो यानी जो पूरा शेरों के जो पंजे होते हैं, आपने देखा होगा जो साइन में शेरों के जो पंजे होते हैं उसके दाएं हिस्से पर एक बैल है, बीच में अशोक चक्र होता है और बाएं जो हिस्सा है, बाएं जो पोर्शन है उसमें घोड़े की आकृति बनी हुई होती है। ठीक है, ये अपनी राज चिन्ह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं। जो राष्ट्रगान है हमारा वो क्या है? जनगण मन। ठीक है, इसको गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था और इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। लेकिन अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले जनगण मन को 27 दिसंबर 1911 को गाया गया और कहाँ पर गाया गया? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके गायन का जो समय है, गायन की जो अवधि है वो है 52 सेकेंड। वहीं राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? ये भी 24 जनवरी 1950 को। अगर बात की जाए ये सबसे पहले कब गाया गया था तो 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसमें माना जाता है। ये 22 मार्च 1957 को माना गया। इसका प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं बात करें राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय हमारे जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है, राष्ट्रीय फल आम को माना जाता है, राष्ट्रीय मुद्रा हमारी रुपया है, राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है और राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हो गए। हालांकि छोटी छोटी जानकारी है लेकिन ये भी हमेशा कभी कभी पूछ ली जाती है और यहाँ से भी कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रीय दिवस या त्यौहार की बात करें तो 3 हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर जिसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। हमारे जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो कितनी हैं? वो 5 हमारी क्षेत्रीय परिषद हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज या इलाहाबाद में है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें या जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय पर भारत में बहुत सारी रियासतें थीं, उनका भारत में विलय कैसे हुआ उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत जो थी इसका विलय भारतीय संघ में 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था।
विलय पत्र के द्वारा, यहाँ का जो शासक था उसके द्वारा भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इन्होंने अपना राज्य जो था वो भारतीय संघ में शामिल किया था। हैदराबाद का विलय 17 सितंबर 1948 को हुआ था। प्रारंभ में हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो इसके संबंध में भारत की जो पुलिस थी, भारत की सरकार जो थी उसको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, और पुलिस कार्रवाई में जो ऑपरेशन किया गया था हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, उसे क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो याद रखेंगे हैदराबाद का भारतीय संघ में जो विलय हुआ था वो ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के द्वारा हुआ था। जूनागढ़ जो थी, जूनागढ़ रियासत, ये भी स्वतंत्र रियासत थी। 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार का नियंत्रण इस पर हो गया। नवाब की परिषद के अनुरोध पर भारत सरकार ने इस पर नियंत्रण कर लिया। इसकी जो भारत संघ में विलय हुआ था ये कब हुआ था? 20 जनवरी 1949 को। इससे पहले 20 फरवरी 1948 को लोगों की वोटिंग कराई गई थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से जो है उपद्रव की स्थिति थी। कुछ लोग चाहते थे कि जूनागढ़ का विलय भारतीय संघ में हो और कुछ लोग इसके विरोध में थे। तो इस संबंध में यह निर्णय निकाला गया कि लोगों से वोटिंग कराई जाएगी, लोगों का मत लिया जाएगा और उसी मत के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि जूनागढ़ का जो विलय है भारतीय संघ में किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस संबंध में यहाँ पर क्या कराया गया था? जनमत संग्रह कहा गया था। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह के द्वारा हुआ? तो वो है आपकी जूनागढ़ रियासत। अब बात कर लेते हैं भारत के संविधान के किस भाग में किस विषय के विषय में बताया गया है और किस अनुच्छेद में उस प्रावधान बताए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, भाग 4 का जो क है उसमें मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। संघ का निर्माण किस किस चीज़ से होता है? कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हमें विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है, तो उसमें हम 1 बाय 1 संघ के बारे में जानेंगे, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे, नागरिकता के विषय में बात करेंगे, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सभी को डिटेल्ड हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं इनको पढ़ इसलिए रहा हूँ कि आप सुनेंगे कानों से तो आपके भी जो ब्रेन में इन सारा ये पूरा जो इनपुट है वो जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें से चीज़ें आपको याद रखने में आसानी होगी। भाग 6 में राज्य के विषय में बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। भाग 5 में संघ के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में, भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में जो राज्य हैं निरसित कर दिए गए हैं ये बताया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 खा में सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में बताया गया है। भाग 11 के अध्याय 1 में विधायी संबंध, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, इनकी चर्चा की गई है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। भाग 12 के अध्याय 1 में वित्त के बारे में, अध्याय 2 में उधार के बारे में, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं, वाद, इन सभी को तीसरे अध्याय में सम्मिलित किया गया है। और भाग 12 के अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 क के अंतर्गत रखा गया है। इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि संपत्ति का अधिकार पहले जब हमारा मूल संविधान था तो किस में आता था? ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में भाग 13 में बताया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनसे संबंधित है। भाग 14 के अध्याय 1 में सेवाओं के बारे में, ठीक है, और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग जो होता है हमारा UPSC, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। भाग 14 क में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है, जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है वो भाग 15 के अंतर्गत आती है। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं। 17 जो भाग है वो राजभाषा से संबंधित है।
ठीक है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। 17 भाग के अध्याय 1 में संघ की भाषा क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालयों की जो लैंग्वेज होगी, उच्च न्यायालयों की जो भाषा होगी उसके बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित नियम हैं। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। भाग 20 में संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनके बारे में बताया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के विषय में बताया गया है। ठीक है। अभी ये मैंने जल्दी इसको इसलिए पढ़ा, आप बिल्कुल भी इससे परेशान ना हो। इसको मैंने जल्दी इसलिए पढ़ा कि किस भाग में कौन सा विषय है इसके बारे में आप एक बार जान लेंगे, इसको सुन लेंगे। इसके बाद में हम 1 बाय 1 प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। भाषाई प्रांत या राज्य पुनर्गठन आयोग समितियों के बारे में जानते हैं। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था जून 1948 में। इसके अध्यक्ष थे एस.के. दर। ठीक है। तो ये आयोग जो गठन किया गया था जून 1948 में, इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो दिसंबर 48 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस रिपोर्ट में ये अनुशंसा की गई थी कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न किया जाए। राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न कि भाषाई आधार पर किया जाए। इसका मतलब है कि जो भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था जून 1948 में, इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होने की कवायद चल रही है, इसे भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इनका गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। जेवीपी समिति का उल्लेख भाषाई जो राज्य पुनर्गठन आयोग में जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके संबंध में जेवीपी समिति का बड़ा नाम आता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसका गठन 1948 में किया गया था। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी थी और इन्होंने भी यही अनुशंसा की थी जो कि पहले भाषाई प्रांतीय भाषा आयोग ने करी थी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इन्होंने भी इस पूर्व मत को ही जो है सहमति दी थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आया था 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। अन्य सदस्यों की बात करें तो के.एम. पणक्कर, एच.एन. कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी और इसमें अनुशंसा की गई थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किए जाएं। ठीक है। और इसी के द्वारा जो सबसे पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश राज्य बना था। भाषाई आधार पर सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। इसका तात्कालिक कारण अगर बात करें तो था पोट्टी श्रीरामुलु। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 56 दिनों की जो है भूख हड़ताल के बाद में अपने प्राण त्याग दिए थे। ये चाहते थे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन वहाँ की भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। इसका गठन जो हुआ था आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और ये भाषाई आधार पर देश का पहला गठित राज्य था। ठीक है। इसके बाद में इस आंध्र प्रदेश राज्य का फिर से विभाजन होता है अभी कुछ साल पहले 2 जून 2014 को, और आंध्र प्रदेश से विभाजित करते हुए एक नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर जो लिस्ट दी जा रही है इसमें विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि दे रखी है। यहाँ से भी कभी कभी जो है ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सारी डेट्स वगैरह दे देगा और राज्यों के नाम दे देगा, फिर बोलेगा कि इनको आप एक ऑर्डर में लगाइए कि जैसे बढ़ते हुए क्रम में किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। ठीक है। इसके बाद में 1 मई 1960 को गुजरात का गठन होता है। 1 दिसंबर 63 को नागालैंड, 1 नवंबर 66 को हरियाणा, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन होता है। इसके बाद में 21 जनवरी 1972 को ही मणिपुर का गठन होता है। 21 जनवरी 1972 को ही त्रिपुरा का गठन होता है। ये तीन तो ये आप आसानी से याद रख पाएंगे, ये तीनों की डेटें एक ही हैं। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन 3 नए राज्यों का गठन हुआ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सिक्किम 16 मई 1975 को इसका गठन होता है। 20 फरवरी 1987 को 2 राज्यों का
जो है गठन हुआ मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 20 फरवरी 1987 को मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। 30 मई 1987 को गोवा, 1 नवंबर 2000 को आपका जो है छत्तीसगढ़ प्रकाश में आता है। इसके बाद में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन होता है। कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लगातार बोलते रहने से जो है मुंह सूख जाता है, तो उससे कभी कभी छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक है। तो इसको आप माइंडली ना लें, आप केवल चीज़ों पे फोकस करें, केवल कंटेंट पर फोकस करें। अब आता है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के प्रावधानों के विषय में बताया गया है। ये आप सभी जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर राज्य की नागरिकता नहीं होती है, केवल संघ की नागरिकता होती है, ठीक है। भारत में 2 तरह के लोग होते हैं, नागरिक और विदेशी, ठीक है। विदेशी जो हैं वो मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित है? तो अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था संसद के द्वारा, और संसद के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। कोई भी नागरिकता से संबंधित अधिनियम हमेशा संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? केवल नागरिकों को दिए गए हैं जो भारत के नागरिक होंगे। दोहरी नागरिकता व्यवस्था को किस किस देश में अपनाया गया है? तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसके साथ साथ एक देश और है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ राज्य और केंद्र की नागरिकताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में उपबंध दिए गए हैं? यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत को आए थे विभाजन के बाद में, उनकी नागरिकता से संबंधित नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी जो भारत से लोग पाकिस्तान गए थे, उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में जो नियम है वो अनुच्छेद 7 में है। ध्यान देंगे, पाकिस्तान से भारत में जो लोग आए थे विभाजन के बाद में, उनकी नागरिकता के नियम अनुच्छेद 6 में हैं, और पाकिस्तान को जो लोग यहाँ से गए थे, भारत से जो लोग पाकिस्तान के लिए गए थे, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध अनुच्छेद 8 में दिए गए हैं। जैसे आपने कभी कभी न्यूज़ में और समाचार पत्रों में देखा होगा कि भारतीय मूल के उस व्यक्ति ने ये उपलब्धि हासिल की, भारतीय मूल के, जैसे सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं वो भारतीय मूल के हैं। सुनीता विलियम्स जो कि नासा में काम करती थी, ये अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसमें काम करती थी, वे भी भारतीय मूल की थी। कल्पना चावला भी भारतीय मूल की थी। तो ये भारतीय मूल के लोग हैं जो भारतीय हैं तो भारतीय उद्भव के, लेकिन रहते बाहर हैं। तो इनकी नागरिकता से संबंधित जो नियम है, उपबंध हैं, वो अनुच्छेद 8 में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये आप सभी जानते ही होंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का है लेकिन वो क्या करता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है अपनी इच्छा से, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में दिया गया है। प्रश्न आता है कि जो नागरिक हैं, नागरिक का यहाँ पर तात्पर्य है भारतीय लोगों से, ठीक है, जो भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं। तो भारतीय नागरिकों के साथ साथ ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो इनको आप एक ऑर्डर में याद रखें। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32, ये अधिकार जो हैं किसको दिए गए हैं? हमें तो प्राप्त ही हैं जो, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमारे साथ साथ ये विदेशियों को भी दिए गए हैं। अब इन अनुच्छेदों में पार्टिकुलरली क्या है वो आप आगे देखेंगे, इसी वीडियो में बने रहें। मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार हमारे कितने हैं? वर्तमान में 7 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से मूल अधिकार हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
समता का अधिकार जो दिया गया है वो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में बताए गए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। आपको याद रखिए, जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। इन्हीं मूल अधिकारों में एक अधिकार और था जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, जिसके बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया था। वहीं जो लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार दिया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। ठीक है, संसद को अगर कोई भी नया राज्य निर्माण करना हो, नया राज्य का निर्मित करना हो, तो उसके लिए उसे सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को। यानी संसद ही भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिला सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है और उस क्षेत्र का नाम बदल सकती है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं? ठीक है, लोकसभा में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए सीटों की व्यवस्था की गई है, तो कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? यानी 1 नवंबर 1956 को जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था, तो उस समय पर कितने राज्य थे और कितने संघ शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य थे उस समय पर, और संघ राज्य क्षेत्र कितने थे? 6 थे। भारत में अगर नागरिकता से संबंधित यानी सिटीजनशिप से संबंधित कोई लॉ बनाना हो, कानून बनाना हो, तो उसको कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है? आप पढ़ चुके हैं, भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो भैया एकल नागरिकता होती है। ठीक है, अमेरिका में नागरिकता कैसी होती है? 2 तरह की नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना समय व्यतीत करना होगा? यानी कोई व्यक्ति जो है तो भारतीय मूल का, लेकिन उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको कम से कम भारत में 5 साल रहना होगा लगातार। ठीक है, तब वो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब हम जानेंगे कि नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार है 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता अर्जित की जा सकती है। पहला, जन्म से, यानी व्यक्ति यहीं पर रह रहा है, उनके माता पिता यहीं पर रह रहे हैं और उसका जन्म भी भारत में हुआ है, तो भारत का नागरिक होगा। वंश के अनुसार भी भारत का नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण, ठीक है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के हमारे देश में रहने लग जाता है और 5 साल तक वो लगातार यहाँ पर रहता है, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ साथ कोई भूभाग है, मान लो कि आज हम एग्जाम्पल दें कि जैसे बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, अगर फिर से अगर ऐसा हो भविष्य में कि बांग्लादेश भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाए, यानी भारत जो है बांग्लादेश की भूमि को अर्जित कर ले, तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे उनको अर्जित भूमि के समावेलन से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अभी लेटेस्ट है 2019 में, आपको पता होगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। ये कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 से लागू है। इसके अंदर क्या प्रावधान है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों में जो लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जैसे हिंदू हैं, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये लोग इन देशों में अल्पसंख्यकों के तौर पर जाने जाते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार ये प्रावधान किया गया कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी, यानी भारत की नागरिकता देने के लिए प्रावधान दिए गए हैं।
आपने देखा कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत की नागरिकता का समाप्ति या अंत या लोप किस तरीके से हो सकता है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। या फिर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा किसी भी कारणवश देशद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में अगर सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित भी कर सकती है। इस तरीके से भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मूल अधिकारों से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स को देखते हैं। अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, जो रिपोर्टर होते हैं, प्रेस होती है, उसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है। मेनका गांधी वाद 1978 किससे संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके विस्तार से। अच्छा, आपको पता होगा कि जो सिख लोग होते हैं, सिख कम्युनिटी होती है, वो अपने साइड में छुरा या कृपाण धारण करते हैं और उन्हें यह धार्मिक स्वतंत्रता जो है बिल्कुल उनके धर्म के आधार पर दी गई है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिख कम्युनिटी का व्यक्ति किसी प्लेन में सफ़र करता है और प्लेन में एक नॉर्मल आदमी सफ़र करता है तो उसको अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई भी जानलेवा हथियार, चाकू, छुरा, गन, इस तरह की चीज़ें ले जाना बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। लेकिन वहीं सिख जो होते हैं वो अपने साथ में अपनी कटारी या अपनी तलवार लेके जा सकते हैं और ये स्वतंत्रता उनको दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जो कि आती है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला या मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? तो वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। अब नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान जब हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय नागरिकता के नियम क्या थे वो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 6 में है। विभाजन के बाद में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के या भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि या कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ये प्रमुख आपके अनुच्छेद हैं जो कि नागरिकता से संबंधित हैं। अब आता है आपका अगला टॉपिक, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से अपनाए गए? ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में इनका जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों को जरा एक नज़र डालते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धार्मिक संस्था का जो है किसी भी धार्मिक संस्था को ऑपरेट कर सकते हैं। अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ये हैं हमारे क्या हैं मूल अधिकार। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 21 जो है वो किसी से संबंधित है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 ये कहता है कोई भी व्यक्ति है, अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता की जो है आज़ादी दी गई है, लेकिन उसकी ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी बाधित की जा सकती है, वंचित की जा सकती है। किसके द्वारा? विधि द्वारा, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।
इसके अलावा किसी भी रूप में उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ प्रमुख वाद हैं। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये दो वाद हैं। ये भी अनुच्छेद 21 से संबंधित वाद हैं। इन वादों से जो वाद हैं इनमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 19(1)(d), ठीक है, ये क्या बताता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक भारत की सीमा है वहाँ पर किसी भी बाधा के बिना विचरण कर सकता है, घूम सकता है, रह सकता है। अब 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिला दिया जाए, अनुच्छेद 19(1)(d) को 21 के साथ मिला दिया जाए, इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बिना बाधा के किसी भी व्यक्ति को अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। जब हम 19(1)(d) और 21 को दोनों को मिलाकर के पढ़ते हैं तो ये जो इसका जो अर्थ आता है वो है राइट टू प्राइवेसी, यानी एकांतता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख वाद हैं, जैसे A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में आया था ये, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। इनके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। यानी भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो दी गई है वो अगर कोई ऐसा काम करते हैं कि विधि के अनुसार या न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार न्यायपूर्ण तरीके से उस मामले की जांच की गई और उसमें वो दोषी पाए गए तो उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं जो कि स्वतंत्रता से संबंधित हैं। शीघ्र विचारण का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी भी रूप में दोषी करार दिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसकी कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है तो वो अपील कर सकता है कि उसकी प्रक्रिया पर शीघ्रता से विचार किया जाए, ठीक है। पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार भी लोगों को दिया गया है। अच्छी सड़कों का अधिकार भी मूल अधिकार के अंतर्गत है। प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, यानी वर्क प्लेस जो होते हैं जहाँ पर भी पुरुष एवं महिलाएं साथ साथ नौकरी करते हैं तो वहाँ पर किसी भी महिला के साथ लैंगिक रूप से उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी अपराधी है, बेशक वह अपराधी है, उसने अपराध किया है और वो पुलिस गिरफ्त में है या न्यायालय की अभिरक्षा में है तो उसको किसी भी तरह की हिंसा के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। मतलब जो भी सक्षम अधिकारी हैं जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया है वो उससे किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर सकते। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये भी दिया गया है। इसके अलावा एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, ये सभी प्रमुख अधिकार भी जो है अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हैं। इसके अलावा जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 19 व 21 के तहत दिया गया है। गरिमापूर्ण जीवन जीने में अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल है, ठीक है, यानी जिस तरीके से व्यक्ति को एक गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया उसी तरीके से यह अधिकार व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके डेड बॉडी के साथ उसकी जो है मृत शरीर होता है उसके साथ भी किसी भी प्रकार की नीची हरकत या ऊंची हरकत नहीं की जा सकती है। उसको भी उतनी ही गरिमा प्राप्त करने का अधिकार है जितना कि वह जीवित रूप में प्राप्त कर सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बालकों के लिए राज्य द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का उपबंध किया गया है। ये भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित है। इसी के संबंध में एक संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। इसमें बताया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अनुच्छेद 51 क ट, इसमें बताया गया कि मूल कर्तव्य यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए।
जीवन रक्षा का अधिकार भी दिया गया है। जीवन रक्षा के अधिकार में आपका निजता का अधिकार आ जाता है, ठीक है। महिलाओं और शालीनता तथा गर्मा से जीने का अधिकार दिया गया है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देने का अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी अधिकार प्रदान किया गया है कि व्यक्ति प्रदूषण रहित एवं जल एवं वायु में जीने का अधिकार, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वह प्रदूषण रहित माहौल में रहे। इसके अलावा जल एवं वायु में जीने का अधिकार भी दिया गया है। हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित अधिकार भी जो है लोगों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और विधियां जो हैं, जो कानून है वो सभी के लिए कैसी हैं, समान है। कानून सभी के लिए समान रूप से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, यानी जहाँ पर भी लोक नियोजन यानी पब्लिक जो कार्य होते हैं या सरकारी कार्य होते हैं या सरकारी कार्यों से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वहाँ पर चाहे पुरुष हो या महिला हो सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। यानी नौकरियों में हम कह सकते हैं कि सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। उनमें अवसर की क्या देखी जाएगी, समता देखी जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाते हुए या उसकी कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर उससे छुआछूत वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें केवल वही उपाधियां रहेंगी जो कि जैसे कि मान लीजिए आप जो हमारी आर्मीज़ होती हैं, ठीक है, तीनों सेनाएं जो होती हैं उनमें जो भी मानद उपाधियां दी जाती हैं या जो शैक्षणिक उपाधियां होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी PhD, MPhil, ये सारी जो उपाधियां हैं इनको छोड़ करके जितनी भी उपाधियां हैं जो कि पुराने समय में दी जाती थी पहले, जैसे राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, और देश बंधु एक उपाधि दी गई थी, दीन बंधु दी गई थी उपाधि। तो ये सारी बहुत सारी उपाधियां आपको अब मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेंगी। जिसको जो लगता था वो जैसी उपाधि दे देता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दे दी थी, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दे दी थी। तो इस तरीके की जो उपाधियां थीं अनुच्छेद 18 यह उपबंधित करता है। इस तरह की सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। यानी किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, तो जब तक उसके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक उसके यह क्लियर नहीं हो जाता कि वास्तविक रूप में इस आदमी ने ही अपराध किया है, तब तक उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध, इनमें से कुछ दशाओं में संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 ख में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की इजाज़त दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि 19(1) ख ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकता है। इस सम्मेलन की स्वतंत्रता भी लोगों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) ग, इसमें संगम, संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(1) घ में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता भी लोगों को दी गई है। यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत की जितनी भी सीमाएं हैं, वहाँ तक कोई भी व्यक्ति बिना बाधा के किसी भी रूप में घूम सकता है, जा सकता है। 19(1) ग में क्या बताया गया है कि राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। यानी भारत का जो नागरिक होगा वो भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बस सकता है, निवास कर सकता है। अनुच्छेद 19(1) छ में वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसमें बताया गया है कि 19(1) छ यह कहता है कि जो भारत का नागरिक होगा वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के व्यापार कर सकता है, अपना कारोबार कर सकता है और अपनी जीविका पार्जन कर सकता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए थे वो 23 और 24 में दिए गए थे, आपको पता था। तो 23 में मानव दुर्व्यापार बालाश्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है, यानी मानव का जो है व्यापार नहीं किया जा सकता, यानी मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति पर ज़बरदस्ती जो है उसको मतलब बल के आधार पर या उसको ज़बरदस्ती उस पर कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत बताए गए हैं। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो पहले स्थिति ये थी कि मूल अधिकार जो थे संविधान के अनुच्छेद 19 एक च और 31 के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। वर्तमान स्थिति ये है कि विधिक अधिकार के रूप में ये जो है परिवर्तित कर दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 300 क में उल्लिखित है। इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 के बारे में हम बात कर रहे थे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जो रिटें जारी करता है वो 5 प्रकार की रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, यानी आप किसी भी अपराधी को पकड़ के ले गए, किसी को भी आप उठा लाए या पुलिस ने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय के सामने पेश करना होता है। ये उसका प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। परमादेश, ठीक है, किसी भी विभाग को जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश जारी कर सकते हैं। उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, ठीक है। अधिकार पक्षा, अधिकार पक्षा को वारंटो इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, को वारंटो इसको कहा जाता है अधिकार पक्षा को, यानी कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से किसी पद पर कार्य कर रहा है, ठीक है, जबकि उसका अधिकार उस पद पर कार्य करने लायक नहीं है या उसकी योग्यता उस पद पर कार्य करने लायक नहीं है, तो अगर उसकी शिकायत किसी ने कर दी न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में, किसी ने उस व्यक्ति के संबंध में शिकायत कर दी तो न्यायालय एक लेटर जारी करके उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से, ठीक है, अधिकार पक्षा का मतलब पूछना, आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, आपका क्या अधिकार है। तो ये हो गई उच्चतम न्यायालय से जारी होने वाली 5 प्रकार की रिटें। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं जो कि 25 से लेकर के 28 तक थी। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण, ठीक है, धर्म को अपाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में भारत के नागरिकों को अंतःकरण अपने मन में किसी भी धर्म को मानना, ठीक है, उसी धर्म के अनुसार अपना आचरण करना, रहना, ठीक है, और अपने धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, यानी जैसे मान लो कि जो हिंदू धर्म है तो वो अपना कोई भी रिलीजियस फंक्शन करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रबंध करते हैं, उसकी जो है उनको स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पार्टिकुलर धर्म को क्या करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, उसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उसके लिए वो कर अपने लोगों से वसूल करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, अपनी इच्छा से दिया जा सकता है, तो करों का जो संदाय है उसके बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल 27 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ पर जो है वो अपने धर्म के अनुसार वहाँ पर सुबह की मॉर्निंग जो भी प्रे होती है, प्रार्थना होती है, वो करते हैं। जो भी मुस्लिम मदरसे होते हैं उसमें वो अपने रिलीजन के आधार पर प्रार्थना करते हैं। हिंदू स्कूल जो होते हैं उनमें वो अपने रिलीजन के आधार पर प्रार्थना करते हैं। तो ये व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह सुबह की जो प्रार्थना होती है, उपासना होती है या धार्मिक शिक्षा होती है, उसमें वो उपस्थित होता है या नहीं होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके मामले में वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। 29 में अल्पसंख्यक जो होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी जो होती है, उन वर्गों के हितों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा करना और उनसे संबंधित जो भी अधिकार हैं वो 29 में दिए गए हैं। 30 में बताया गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का जो अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों का, वो अनुच्छेद 30 में है, ठीक है। 30 में जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। अब मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है अगर कुछ विशेष परिस्थितियां सामने आती हैं।
वो विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जिनमें मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकते हैं। और ये जो प्रावधान हैं दोनों, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए। अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगा देना। ठीक है, ये जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इनका प्रावधान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित है, संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को किसमें निहित माना है, यानी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, RTI जो बोलते हैं आप, ठीक है, RTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस में निहित माना है उसको? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए, यानी ठीक है, बंदी प्रत्यक्ष बंदीकरण जो अधिनियम है उसके अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह के लिए बंदी बना सकते हैं। कोई अभियुक्त है वो स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य होना है, इसका आप क्या तात्पर्य समझते हैं? यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया या नहीं किया, या उसको शक के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अब उसको कूट कूट के पीट के उससे यह उगलवाया जाए ज़बरदस्ती कि तुम अपने विरुद्ध गवाही दो। अपने विरुद्ध गवाही का मतलब है उससे उसके अपराध को उगलवाना, ठीक है, तो उससे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया है, और हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख तीनों ही कम्युनिटी जो है सम्मिलित हुई या समाहित हुई मानी जा सकती हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया था? ये 1976 में पारित किया था। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन थोड़ा सा, क्योंकि हम पूरे पॉलिटी और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट आज आप देख चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट कल आपके सामने आएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, और ये आपका जो मैंने जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ अगर ये आपको पसंद आता है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।